हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला के बारे में, जिसमें हमने सिम्टम्स तक डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम रूल आउट करेंगे ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला को और क्या फर्दर मैनेजमेंट करेंगे इस डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। ओके, तो हमारा जो ये प्रॉब्लम है या फिर आप कह सकते हैं ये जो कंडीशन है वो इंटरनल कंडीशन है, इंटरनल स्ट्रक्चरल कंडीशन है। तो इसको हम रूल आउट करने के लिए हमें इंटरनली एग्जामिनेशन करना होगा। ठीक, तो इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले हम करेंगे एक्सरे, जिसमें हम क्या देखेंगे, एयर बबल देखेंगे स्टमक के अंदर। ओके, अब स्टमक के अंदर एयर बबल कैसे आएगा, मैंने जब आपको पढ़ाया है ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला के बारे में तो मैंने आपको समझाया है कि वहाँ पे कि एक एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में। ठीक है, ये कंटिन्यू यहाँ पे स्टमक है, इधर हमारे सेपरेट होके लंग्स बन जाएंगे। ठीक है, होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये। अब क्या होगा, फूड जब भी हम इंटेक करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि स्टमक में भी आए और हमारा ट्रैकिया में भी जाए। वैसे ही जब एयर इंटेक करेंगे तो वैसे ही पॉसिबिलिटी है कि एयर लंग्स में आए और स्टमक में चला जाए। इसलिए एक्सरे में जो हमें फाइंडिंग मिलेगी, एयर बबल देखने को मिलेगा। कहाँ पे? स्टमक में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद सेकेंड हम क्या कर सकते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन में, कि हम डिस्टेंस को चेक कर सकते हैं कि कितना हमारा जो लेंथ है वो इसोफेगस का वो कितना बड़ा है। ठीक है, लेंथ से कैसे रूल आउट करेंगे, लार्ज साइज ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब स्टॉप आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 10 to 7 सेंटीमीटर और अनेबल टू रीच स्टमक। अब इसको हम समझते हैं, जैसे हमने क्या देखा, एट्रेशिया में हमने देखा ना कि आगे से क्लोजर हो जाता है, एक क्लोज एंड देखने को मिलता है हमें कहाँ पे, इसोफेगस में। ठीक है, अब इसोफेगस में हम क्या करेंगे, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे। अब ये ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, मैं इसको दूसरे पेन से डिनोट कर देती हूँ ताकि आप समझ। ये जो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है पर ओरल होती है। ठीक है, यानी हम माउथ से डालते हैं इसको। अब जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो मैक्सिमम 7 to 10 सेंटीमीटर तक ही जाएगी, उसके आगे इसको ब्लॉकेज फील होगा। ठीक है, उसके आगे ये नहीं जा पाएगी, या फिर हम कहें कि ये स्टमक तक पहुंच नहीं पाएगी। तो उस कंडीशन में भी हम रूल आउट करेंगे कि ये कौन सी कंडीशन है, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला या इसोफेजियल एट्रेशिया। ओके, अब दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, या एक तो फूड जो है हमारा स्टमक तक नहीं पहुंचेगा, या फिर अगर फिस्टुला बना है तो एस्पिरेशन के चांसेस हो जाएंगे। ठीक, और दोनों ही कैसी कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। भाई फूड नहीं पहुंच रहा है स्टमक में तो बच्चे को खाना कैसे मिलेगा, न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा। ठीक, और दूसरी चीज, अगर बच्चा एस्पिरेट कर जाएगा, एस्पिरेशन निमोनिया वगैरह हो जाएगा तो बच्चे की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट कि कैसे हम रूल आउट करेंगे। ओके, अब मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। जैसे ही इनिशियली हमें पता चलेगा कि बच्चे को एट्रेशिया है या फिर दिस हमारा ट्रैकियोएसोफेजियल एट्रेशिया है या सॉरी फिस्टुला है, वैसे ही हमें इनिशियल सबसे पहले फीडिंग को स्टॉप करना है, पर ओरली कुछ भी नहीं देना है बच्चे को। देन क्योंकि हम ओरली कुछ नहीं दे रहे हैं तो बच्चे का डिहाइड्रेशन लेवल भी मेंटेन करना है, सॉरी मॉनिटर करते रहना है, यानी बच्चे को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा ना हमें। बच्चे को तो ओरली हम कुछ दे नहीं रहे, इसलिए उस बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो उसे हम मॉनिटर करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हम कुछ ओरली नहीं दे रहे हैं इसलिए पेरेंटल रूट से हम आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। ठीक, पेशेंट जो भी बच्चा है हमें उसे फ्रीक्वेंटली उसकी पोजीशन चेंज करती रहनी है। पोजीशन क्यों चेंज करेंगे, ताकि एस्पिरेशन निमोनिया ना हो और एटीलैक्टेसिस जैसी कंडीशन बच्चे को ना हो जाए, इसलिए हम फ्रीक्वेंटली पोजिशनिंग चेंजिंग करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, अपराइट पोजीशन देंगे बच्चे को ताकि बच्चे को एस्पिरेशन ना हो, क्योंकि जो सलाइवेशन तो होगा ना, सलाइवेशन की अगर सलाइवेशन हो रहा है तो चांसेस है कि वो एस्पिरेट कर जाए बच्चा, इसलिए अपराइट पोजीशन देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसोफेगस और फेरिंक्स को जो है हम सक्शन करेंगे एवरी 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट के इंटरवल पे हम क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे। इसोफेजियल जो पाउच होता है और फेरिंक्स होता है उसको। अब यहाँ पाउच क्यों बोला है मैंने, देखिए इसोफेगस आगे से जाके क्लोज हो गया ना, इसलिए ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसोफेजियल पाउच कहेंगे। ठीक,
फिर देन बच्चे को एनपीओ रखेंगे, निरपर ओरल, क्योंकि जब तक सर्जरी से हम इसे करेक्ट नहीं करेंगे बच्चे को हम ओरली कुछ नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट हम 2 स्टेजेस में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है कंडीशन पे कि कौन कौन सी स्टेज में हमें किस सर्जरी परफॉर्म करनी है। पहले स्टेज की अगर हम बात करते हैं, अगर जो डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर पार्ट इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, अपर लोअर पार्ट का मतलब अपर इसोफेगस एंड लोअर इसोफेगस के बीच में अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो उसे हम स्टेज फर्स्ट में रखेंगे, और डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसे हम स्टेज 2 में रखेंगे, ठीक है। अगर स्टेज फर्स्ट की कंडीशन आ रही है तो हम लाइगेशन और एनास्टोमोसिस करेंगे। लाइगेशन मतलब बांधना, जैसे हम सूचरिंग करते हैं, लाइगेट करेंगे, और एनास्टोमोसिस का मतलब जोड़ना, हम ये 2 पार्ट को जोड़ देंगे, ठीक है। और गैस्ट्रोटोमी परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सबसे पहले क्योंकि बच्चा निरपर ओरल है, यानी हम उसे ओरली कुछ नहीं दे रहे हैं, सबसे पहले हम गैस्ट्रोटोमी परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। एक ट्यूब डाल देंगे स्टमक में ताकि बच्चा क्या करे, फीड कर सके, ठीक है। फीडिंग के लिए हम स्टमक में डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है बच्चे को, लाइक अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम है हमारा जो डिस्टेंस है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सपोज ये हमारा डिस्टेंस है तो यहाँ क्या करेंगे, लाइगेशन करेंगे यानी बांधेंगे, सूचरिंग वगैरह करेंगे, और एनास्टोमोसिस करेंगे, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे और इसको हम जोड़ के करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये हील हो जाएगा हम गैस्ट्रोटॉमी जो हमने की है उसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक। उसके बाद स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 हम हमेशा परफॉर्म करते हैं 18 महीने का जब एज रीच हो जाती है बच्चे की, तब। ये कंडीशन कब हम करेंगे, जब 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस हो दो एंड्स के बीच में, ठीक। इसमें क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करेंगे सेगमेंट ऑफ कोलोन को लेके। जैसे क्या करेंगे, अब भाई हमारा 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कितना भी हो सकता है। सपोज इतना गैप है, इसके बीच में है जो 1 सेकेंड, इसके बीच में जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक। अब इस 5 सेंटीमीटर को हम एनास्टोमोसिस से क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जो हमारा कोलोन है ना, कोलोन से एक पार्ट हम एक सेगमेंट को कट करेंगे, ठीक। अब वो सेगमेंट कितना होगा हमारा, 5 सेंटीमीटर। उस 5 सेंटीमीटर के सेगमेंट को हम कहाँ ला के ऐड करेंगे, ये जो गैप है ना इसमें जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइगेशन करेंगे, यहाँ पे लाइगेट करेंगे, यहाँ पे जाके फिक्स करेंगे, ठीक है। और उससे पहले जो भी बच्चा है, यानी 18 मंथ से पहले बच्चे को फीडिंग तो देनी है ना, तो उससे पहले हम गैस्ट्रोटॉमी परफॉर्म कर देंगे, बच्चे का गैस्ट्रोटॉमी परफॉर्म करेंगे, और 18 मंथ में ये सर्जरी परफॉर्म करेंगे। और जैसे ही सर्जरी हो जाती है रिपेयर करेंगे गैस्ट्रोटॉमी को, और ओरल फीडिंग हम स्टार्ट कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, राइट। ओके, अब जब हम गैस्ट्रोटॉमी परफॉर्म करते हैं तो कुछ इंडिकेशंस होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन होती है जो हमें ध्यान देना है, जो कि ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द कॉम्पिटेटिव पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा केयरफुली से सुनिएगा। ओके, इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं अगर हम गैस्ट्रोटॉमी परफॉर्म करते हैं, ठीक। डीकम्प्रेस करने के लिए, स्टमक को डीकम्प्रेस करने के लिए, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, जो अगर एट्रेशिया है तो उसमें गैस्ट्रोटॉमी तो परफॉर्म करना रिक्वायरमेंट है, इसलिए एट्रेशिया में हम करेंगे। इन्फेंट को प्रोलॉन्ग आर्टिफिशियल फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम गैस्ट्रोटॉमी परफॉर्म करेंगे। ये थे हमारे कुछ इंडिकेशन। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या करना है, ड्यूरिंग फीडिंग हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक। तो जो भी रेजिडुअल अमाउंट है, चेक रेजिडुअल अमाउंट बिफोर फीडिंग। फीडिंग से पहले हमें रेजिडुअल अमाउंट को चेक करना है, यानी पेट में पहले से ही कुछ अमाउंट प्रेजेंट रहता है, जब फीड कराने के बाद कुछ अमाउंट रह जाता है जो पेट में, उसे रेजिडुअल अमाउंट कहते हैं, जो कि 100 ml से अगर ज़्यादा मिल रहा है। अगर हमें जब भी जो रेजिडुअल अमाउंट है, जब हम नेक्स्ट फीड करा रहे हैं उससे पहले हम रेजिडुअल अमाउंट को हमें चेक करना है, अगर 100 ml मिल रहा है तो नेक्स्ट फीड हमको नहीं देना है, यानी सबसे पहले हमें फीड कराने से पहले रेजिडुअल अमाउंट देखना है, उस अमाउंट को मेजर करना है कितना होना चाहिए। अगर 100 ml से ज़्यादा मिल रहा है तो उसे हम जो फीड है हम उसको नहीं देंगे नेक्स्ट फीड को। कीप द ट्यूब क्लैम्प एंड फनल शुड बी
शुड बी हैंग, मतलब लेवल अप होना चाहिए 20 to 25 सेंटीमीटर अबव द लेवल ऑफ स्टमक, यानी स्टमक के लेवल से 20 से 25 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। और जो ट्यूबिंग होती है वो हमेशा क्लैंप होनी चाहिए, है ना। फीड शुड बी ल्यूक वार्म, फीड को हमें ल्यूक वार्म देना, ना एक्सेसिव कोल्ड नहीं देना है, एक्सेसिव हमें हॉट नहीं देना है, ये दोनों ही हमें नहीं देना है, ठीक है। नॉर्मल हम दे सकते हैं, प्रेफर करेंगे ल्यूक वार्म जो कंडीशन होती है, स्टेट होता है हमारा टेम्परेचर, कोशिश करेंगे पेशेंट को ऐसा फीड कराएं, क्योंकि एक्सेसिव हॉट और एक्सेसिव कोल्ड क्या करेगा, स्टमक की वॉल को इरिटेट कर सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो सकता है, ब्लीड हो जाए इन सारी चीज़ में एक्सेसिव, क्योंकि हमारा जो गैस्ट्रोटोमी परफॉर्म हुई है वो ओपन है ना, यहाँ पे क्या होंगे, बहुत ही रिच ब्लड वेसल्स होंगे, ठंडा ठंडा मिलेगा तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो सकता है वहाँ पे, ठीक। तो इस वजह से हमें ल्यूकवार्म देना है। एट द एंड ऑफ फीडिंग स्टिल स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड क्लैम्प इट, जब भी हमारा फीड ख़त्म हो जाएगा, जैसे हमने खाना दे दिया पेशेंट को, बच्चे को, और हमारा फीड ख़त्म हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, बाद में हम पानी से उस ट्यूब को क्लियर करेंगे। हाँ, इंस्टॉलेशन पड़ा है ना, तो पानी से हम क्लियर करेंगे और उसके बाद क्लैम्प करेंगे। ऐसा ना हो कि बीच में कोई फूड पार्टिकल है वो क्लब हो जाए, फंस जाए, तो बाद में हमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको निकालने में, क्योंकि ड्राई हो जाएगा ट्यूब के अंदर, तो फिर नेक्स्ट फीड नहीं दे पाएंगे, फिर हमें ट्यूब निकालना पड़ेगा, दूसरी ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ेगी। इसलिए हमें उस ट्यूब को पेटेंट करने के लिए हमें वाटर से उसे क्लियर करना है। ओके, मैंने यहाँ पे डायग्राम शो किया हुआ है कि किस तरीके से गैस्ट्रोटॉमी देखिए फीडिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए ट्यूब कहाँ है, डायरेक्टली स्टमक में ट्यूब है हमारी, ठीक। यहाँ से हम फीड कर रहे हैं। इसी सिरिंज से हम मेज़र भी कर सकते हैं कि कितना अमाउंट है, 100 ml जो हमारा रेजिडुअल अमाउंट है वो है या नहीं, इसी ट्यूब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारा गैस्ट्रोटॉमी ट्यूब है, ये हमारा स्टमक है, ये स्टोमा का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे देखिए स्टोमा बना हुआ है, ये हमारी सिरिंज है, और ये पूरा प्रोसीजर हमारा गैस्ट्रोटॉमी प्रोसीजर जो है उससे हम फीडिंग कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला के बारे में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।